बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ आलमी इस वक्त जो कशीदगी है वो एक दफ़ा फिर से बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ईरान अमेरिका कशीदगी जारी है और अमेरिका के ईरान पर हमलों में शिद्दत भी आ रही है। खलीजी ममालिक में अमेरिकी तनसीबात ईरान के रडार पर हैं। इसकी बात करेंगे, इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है दुनिया पे, खासकर पाकिस्तान पे। और हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत, जिस पर हमने कल के प्रोग्राम के अंदर भी बात की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर इरफान फानी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। जावेद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जावेद बलोच साहब, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा। वो सारी कोशिशें, वो सारे हरबे जो जंग रुकवाने के लिए थे, और जो लग ये रहा था कि जंग तो शायद दोबारा ना हो, लेकिन ये इनकी आपस के अख्तलाफात और जो मुज़ाकरात हैं वो शायद उस तरह से कामयाब ना हो। तो सर, अब दोबारा से कशीदगी भी जारी है, हमलों में भी शिद्दत है। क्या देख रहे हैं सर, आने वाले वक्त में क्या हुआ चाहता है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, ऐसा आने वाले वक्त तो यही वक्त है जो गुजर रहा है, और इसमें आपने देख लिया कि ईरान ने बस बेसिकली अमेरिका ने क्या कहा, इसलिए कि जो अपना एमओयू के अंदर जो क्लॉजेस थी उसके अंदर ये था कि कोई भी फरीक जो है वो जो एमओयू की जो क्लॉजेज है और किसी तरह जो जंगबंदी हुई है उसको वायलेट नहीं करेगा। तो वो तो बुनियादी तौर पे अमेरिका ने वायलेट की। डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप का बैकग्राउंड पता है, हम 12 ही कह चुके हैं कि वो ज़ियोनिस्ट का एक्चुअली यहूदी दहशतगर्दी जो है उसका एक वो बहुत बड़ा पिलर है नेतन्याहू के साथ मिलके, और उस मजहबी जनूनियत के अंदर जो सहूनी दहशतगर्दी से रिलेटेड है। तो अमेरिका भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व और बहुत सीरियस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व। यहाँ पे आज ईरान में जो उन्होंने वहशियाना बमबारी की है, और तो सेंटकॉम ने उसको एक्सेप्ट भी किया है कि हमने ईरान के अंदर सारे टारगेट्स को, जो सिविलियन टारगेट्स हैं, तो जो वॉर क्राइम्स अमेरिका कमिट कर रहा है, क्या कोई उसको कभी ट्राई करेगा उस वॉर क्राइम्स? इसलिए कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत, जेनेवा कन्वेंशन के एडिशन प्रोटोकॉल के तहत जो सिविलियंस के ऊपर जो हिट किया जा रहा है, वो तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सेंटकॉम कमांडर और ट्रंप को ट्राई करना चाहिए। लेकिन दुनिया में कोई अखलाक नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, इसलिए अमेरिका ने अपने बाप की जागीर बनाया हुआ है दुनिया को। अब बात यह है कि हम तो जो कुछ कहें वो कहें, लेकिन जो जेडी वैंस का जो रिसेंट वीलॉग अगर आपकी नजर से गुजरा हो, जो उन्होंने अपना रुगान जो उन्होंने अभी पिछले दिनों अपना जो उन्होंने किया है, और उस वीलॉग के अंदर जो कुछ उन्होंने बातें की हैं, और वो वीलॉग बड़ा लेटेस्ट है जो रुगान एक्सपीरियंस के ऊपर किया है, उन्होंने किया है। और अगर आप उसके मंजरजात पढ़ लें तो आपके तमाम जो मंजरनामा है अब वो क्लियर हो जाता है कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि एक टाइम्स ने एक आर्टिकल, टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा है, तो वो उसका रेफरेंस देते हैं जेडी वैंस, और वो उसका वो कहते हैं कि जी फंडिंग के मुतालिक बात कर रहे हैं, और उसका यूनाइटेड स्टेट्स के जो फंडिंग हो रही है तो ये डिफेंड करने के लिए यूएस कैसे अटैक करेगा, उसने उनके सारे पर्च जो है खोल के रख दिए। और उसने कहा कि जी मुझे एक दोस्त ने पढ़ने के लिए ये भेजा था, ये पढ़ने के लायक है, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों की फहरिस्त दी गई है। वो नॉक टाइम्स का मैगजीन के अंदर जो आर्टिकल छपा है उसको रेफर कर रहे हैं कि इसके अंदर ऐसे लोगों की फहरिस्त दी गई है जिन्हें लफ्ज एक साबिक ट्रंप मुहिम के एहलकार की तरफ से पैसे दिए गए, जिसे खुद इसराइली हुकूमत के अनासिर की तरफ से अदायगी की गई थी। अब मैं आपको बारहा कहता रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर APEC लॉबी जो है, जो जिसमें यहूदी बिलियनर जो हैं वो पैसे डालते हैं और जो वो सपोर्ट करते हैं ज़ियानिज़्म को, और इजराइल जो दहशतगर्दी करता है। और अमेरिका में जितने इलेक्शन होते हैं और जितने उनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इलेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे APEC के चमचे होते हैं, उनके टुकड़ों पे पलते हैं। जिसमें से अभी एक जहन्नुम वासिल हुआ है जिसका नाम लिंडसे ग्रैम है, जो इंतहाई दुनिया का कमीना और गलीज तरीन इंसान था, गलीज तरीन यहूदी था दुनिया का, जो कहता था कि मैं ईरान को तबाह करूंगा। ट्रंप भी उसका पैरोकार है, वो भी कहता है मैं ईरान को तबाह करूंगा। तो जेडी वैंस कह रहे हैं कि इजरायली हुकूमत फंड कर रही है, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को, ईरान को किसी न किसी तरह तबाह बर्बाद करो, और हम जंग के खिलाफ हैं, हम जंग को रुकते देखना नहीं चाहते। जेडी वैंस ने कहा कि मुझ पर इसीलिए शदीद तरीन सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चली गई
चली हुई है जेडी वैंस के खिलाफ, और उसके अंदर उन्होंने बड़े जो वो हैं एक बैरेट पार्सल, एक बैरेट पारासेल है, एक बैरेट पाराकाल, एक एक नुमाइंदा है जो इजरायली फंडेड कैंपेन जितनी है उनको स्पॉन्सर करता है, जो एंटी इजराइल शिफ्ट होती है उसके अगेंस्ट वो जो है वो नैरेटिव डेवलप करता है। तो उसका रेफरेंस देके और बाकी लोगों का रेफरेंस देके वो कहता है कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ऊपर शदीद तरीन हमले हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस मुज़ाकराती हदफ को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो अमेरिकन सदर ने इस मुल्क के लिए मुकर्रर किया था। सही। उन्होंने कहा कि इजराइली रिपोर्टर्स को बातें लीक करता है क्या, और ये कहता है कि हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और जंग को जारी रखना चाहिए। जेडी वैंस कहता है ईरान के पास कोई जौहरी हथियार हम नहीं बना रहे, ना वो बनाएगा, हम चाहते हैं कि तेल की फराहमी जारी रहे। उसके बाद वो ये कहता है कि वो इजरायली, वो दहशतगर्द, वो कैंपेनर, वो सोशल मीडिया जो मेरे ऊपर हमले करें दे कैन गो टू हेल्प। फर्दर वो ये कहता है कि अमरीकी पॉलिसी पर लॉबिंग के जरिए असरअंदाज हो जा रहा है और असल में अमेरिका के वाशिंगटन के फैसले जो हैं वो तल अवीव में किए जाते हैं। मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं वो करूंगा जो अमेरिकन पब्लिक को सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही है। ये है चार्जशीट ट्रंप के खिलाफ। और आपको बात है जेडी वैंस नायब सदर है, उसने मुज़ाकरात किए थे वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। तो उसने पूरा, अगर इस इंटरव्यू के तमाम मंदरजात को आप पढ़ लें तो ये सवाल आपका कि क्यों होगा और क्या होगा। क्यों होगा तो इजरायली फंडिंग, एपैक की फंडिंग, यहूदियों की फंडिंग, इजरायली लॉबी की फंडिंग, दहशतगर्दों की फंडिंग, यूएई जैसे मुल्क की फंडिंग जो इजराइल को पैसे दे रहा है, जो दहशतगर्दों को पैसे दे रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्द लगे हैं उनको फंड कर रहा है। इस किस्म के जो गंदे और गलीज तरीन लोग और लीडर दुनिया में बैठे हुए हैं, जो ट्रंप और नेतन्याहू जैसे करेक्टरलेस लोग जो हैं, अनट्रस्टेबल लोग जो हैं, जिनकी मोरालिटी कोई नहीं है, जो एप्स्टीन फाइल के मुजरिम हैं, उनके खिलाफ जेडी वैंस ने एक चार्जशीट आपको बता दिया है जिससे आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है और ये क्या होगा और ये किस तरह होगा। ये इसी तरह जो दहशतगर्दी है जिसके अंदर अमेरिका इन्वॉल्व है, जो स्टेट टेररिज्म है, जो रियासती दहशतगर्दी है जिसका लीडर ट्रंप और शैतान याहू है, ये दुनिया को तबाह करने के दर पे हैं। ये किसी मुज़ाकरात में एंटर नहीं होंगे। इनका बुनियादी मकसद है कि जो एक ईरान जो लगा हुआ है, जो ग्रेटर इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, उसको किसी ना किसी तरह तबाह बर्बाद करें ताकि इनके ग्रेटर इजराइल के ख्वाब पूरे हो जाएंगे। उसका ट्रंप भी नुमाइंदा है, उसका नेतन्याहू भी नुमाइंदा है, उसका मार्को रूबियो भी नुमाइंदा है, पीट हेगसेट भी नुमाइंदा है, स्टीव कुशनर और अपना स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पे उसने इल्जाम लगाया है कि ये पैसे खाते हैं और इन्होंने जंग से पैसे बनाए हैं। तो अब आप समझिए, जब जंग से पैसे बनेंगे, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा होगा, इजरायली दहशतगर्दी लॉबी होगी, अमेरिका स्टेट टेररिज्म करेगा, तो दुनिया में अमन किस तरह आएगा मुझे बताइए। और ये चीज इसी तरह जारी रहेगी। बिल्कुल सही है डॉक्टर इरफान साहब, दुनिया में अमन किस तरह से आएगा, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा आई ओपनिंग सारी चीज़ें जो है वो हमें बताई हैं। तो सर सूरत हाल तो फिर बहुत ही खतरनाक दुराहे पे खड़ी हुई है जिसका आप कह लें कि इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे आने वाला है। बिल्कुल, मैं गजनफर साहब की तमाम बातों को ही आगे बढ़ाते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब MOU साइन किया और पूरी दुनिया के अंदर जब ये एक परसेप्शन डेवलप होगी कि अमेरिका जो है वो स्ट्रेटेजिकली ये जंग हार चुका है, तो उस तब से लेके अब तक अमेरिका इज ट्राइंग टू रिवर्स द सिचुएशन, इज ट्राइंग टू रीविन द वॉर अगेन बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज विद स्लाइट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। हम देखते हैं कि पहले जो जून के अंदर हमले हुए, उसके बाद फिर 28 फरवरी को हमले होते हैं और ये तीसरा राउंड जो है वो इस जंग का इस वक्त जारी है। तो सोचने की बात यह है कि आपने एयर स्ट्राइक्स पहले भी की, आपके अहदाफ आप हासिल नहीं कर सके, आपने पहले भी नेवल ब्लॉकेड लगाया था, आप अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तो इस दफा दोबारा से उसी तजुर्बे को दोहराने के बाद आप कौन से अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो जितने भी स्ट्राइक्स इस वक्त हो रही हैं, जब हम उनकी ट्रेजेक्ट्री और उनका पैटर्न देखते हैं ना, तो एक बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि ये जो MOU था दैट वाज द डिसेप्टिव ट्रिक, के जैसे जेडी वैंस ने ही अपने एक लाइव प्रोग्राम के अंदर कहा था कि ये जो हम इसको रीफिल करने के लिए जो ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री है या मार्केट है, इस टाइम को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से एक
एक पैटर्न के साथ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए हैं, तो ये इस बात के ऊपर दलालत करते हैं कि उन्होंने इस जो बीच में पॉज पीरियड था अमन का, उसके अंदर इसकी तैयारियां की हैं। और इस वक्त आप अगर उस लोकेशन को देखें कि जिस जगह पे ये हमले हो रहे हैं, जो वेस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ द ईरान है, तो वो जो खार्ग आइलैंड और चाबहार और जो काशिम बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उसके गिरदो नवाह में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्रिजेस हैं, वो तबाह किए जा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जो तीसरा इस वक्त एस्केलेशन ट्रैप के अंदर ये जंग दाखिल हो चुकी है कि जिसमें आपने एयर स्ट्राइक्स भी इस्तेमाल कर ली, नेवल ब्लॉकेड भी इस्तेमाल कर लिया, और जो आखिरी ऑप्शन अमेरिका के पास बची है वो है ग्राउंड फोर्सेज को उतारना। और इसकी खबरें भी इस वक्त आ रही हैं। अगर जेडी वैंस जो हैं, जिस पॉडकास्ट की तरफ ब्रिगेडियर साहब इशारा कर रहे हैं, वहां पे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा अमेरिका का कोई पॉलिसी नहीं है कि वो ग्राउंड फोर्सेस की तरफ जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो खबरें मीडिया में फैलाई जाती हैं वो अपने एनिमी को और अपने फरीक को कंफ्यूज करने के लिए फैलाई जाती हैं, ताकि वो उस तरीके से प्रिपेयर ना हो सकें। और मुझे ये खदशा है कि आने वाले वक्तों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जिस तरह का इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर पड़ा है इस MOU के बाद, और अब वो ये चाहते हैं कि इस MOU को इस जंग के बाद इतना दबाव में मैं लेके आऊँ ईरान को कि अल्टीमेटली वो कुछ ऐसी कंडीशंस के ऊपर आ जाए जो कि वो तरमीम चाहते हैं इस MOU के अंदर। और फिर हम देखेंगे कि फिर कुछ अरसे के बाद वो तरमीम चाहेंगे, क्योंकि वो जब साइन कर लेते हैं तो उनको समझ आती है कि हैं मैंने इस बात के ऊपर भी साइन कर लिए थे। तो जब खार्ग आइलैंड के ऊपर वो अपनी फोर्सेस को उतारेंगे, दैट वाज द मोमेंट, या दैट विल बी द मोमेंट, कि जब ये जो खित्ता है, ये जो अरब कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जिसने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया हुआ है, अब तक इन्होंने एक बहुत तवाज़ुन और बैलेंस के साथ इस जंग के अंदर निगोशिएशंस और मेडिएशंस का किरदार अदा किया है। लेकिन टाइम इज़ कमिंग कि जब यू हैव टू टेक अ साइड, कि जब अरब कंट्रीज़ के अंदर भी वो ममालिक जो कि डेटरेंस कैंप का हिस्सा हैं और दूसरे वो ममालिक हैं जो डिप्लोमेटिक कैंप का हिस्सा हैं, कुछ ये कहते हैं कि एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया जाए अगेंस्ट द ईरान, और कुछ ममालिक वो हैं जो ये कहते हैं कि हमें डिप्लोमेटिक मीन्स को इस्तेमाल करते हुए एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों में अगर 1-2 वीक्स और ये जंग एस्केलेट करती है तो इस खित्ते के ममालिक के लिए और पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल जो फैसला है वो पाकिस्तान को लेना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कि आपने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और आप देखते हैं कि हौती बागी और जो सऊदी अरेबिया है उनकी भी अब जो जंग का एक सिलसिला है वो एक नई चीज़ इसमें शामिल हो चुकी है। मतलब ये जो तीसरा राउंड है ना, अब ये वर्टिकल आपको वॉर, वर्टिकल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल वॉर में तब्दील होती हुई आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर पहले जॉर्डन शामिल नहीं था, जिसके अंदर यमन शामिल नहीं था। जॉर्डन भी शामिल हो गया, यमन भी शामिल हो गया, और खबरें ये भी हैं कि सीरिया में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे अटैक्स किए गए हैं ईरान की तरफ से। तो मतलब ये जो जंग है ये एक रीजन वाइड या रीजनल वॉर के अंदर आपको कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाएगा और उधर नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है, और दूसरी तरफ हौती बागियों ने यह पैगाम दे दिया है कि जैसे ही ईरान की तरफ से इशारा होगा तो बाबल मंदीब भी बंद कर दिया जाएगा। तो अगर बाबल मंदीब भी आपका बंद हो जाता है तो दोनों जो चोक पॉइंट है दुनिया की रसद के, जहां पे तमाम ईस्टर्न एशिया को और वेस्टर्न कंट्रीज तक ऑयल और एनर्जी की जरूरियात जो पूरा करती हैं, जब ये रुक जाएगा तो दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर जो उसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। और उस वक्त क्या इस वक्त अगर हौती बागी जिनके साथ सऊदी अरेबिया ने 2015 से एक जंग की थी और 2022 तक जारी रही, और 2022 के अंदर फिर हौती बागी और सऊदी अरेबिया का एक एग्रीमेंट हो जाता है यूनाइटेड नेशंस की मेडिएशंस के साथ, तब से लेके ये 4 साल ट्रूस रहा है इन दोनों के दरमियान में। और अब हम देखते हैं कि दोबारा से अगर ये चीज़ें एस्केलेट करती हैं यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान, तो पाकिस्तान एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि अटैक ऑन वन स्टेट वुड कंसीडर एन अटैक टू द बोथ स्टेट्स। तो क्या पाकिस्तान यमन के ऊपर हौती बागियों के ऊपर अटैक करेगा? अगरचे आगाज सऊदी अरेबिया की तरफ से किया गया था सना के ऊपर जब अटैक्स हुए थे। तो ये वो सारी की सारी सूरत हाल है जो आने वाले वक्तों के अंदर जो खदशात हैं वो बढ़ रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर ये इस राउंड के अंदर एस्केलेट कर गई तो एक पाकिस्तान तो पहले था जो मेडिएशन का रोल प्ले कर रहा था, चीन और रूस आपको बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दुश्मन अमेरिका जो है वो गलतियों पे गलतियां कर रहा है और उसकी जो हेजमनी है वो बड़ी तेजी से डिक्लाइन कर रही है। एंड दैट इज द क्रिटिकल मोमेंट उसामा कि अगर तो इस जंग के अंदर अमेरिका डिफीट कर जाता है
तो इस खित्ते के अंदर अमेरिका की जो हेजमनी है और दुनिया के अंदर जो उसकी ग्लोबल पावर का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा और डिक्लाइन हो जाएगा, और ईरान एक राइजिंग पावर के तौर पर सामने आएगा। और अगर ये राइजिंग अमेरिका जो है वो फाते की हैसियत से जंग से निकलेगा, तो ये जो हम मल्टीपोलैरिटी की भी बात करते हैं, तो अगले एक अशरे के लिए अमेरिका ये दुनिया को ये साबित कर देगा कि भाई मैं जिस दुनिया के खित्ते में चाहूं घुस कर वहां पे अपने अहदाफ को हासिल कर सकता हूं। लिहाजा ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट है सारी दुनिया के लिए। बिल्कुल सही है। मैं इस पे जावेद बलोच साहब सर, खासकर आप नाए हुर्मुज़ के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बात कीजिए, क्या मामलात हो रहे हैं? समा देखें, जो हमारे मौजूद पैनलिस्ट ने बात की है उसमें अगर हम देखें तो अब नाए हुर्मुज़ जो है वो टोटली ईरान के कंट्रोल में है, और अमेरिका चाहे जितने मर्जी हमले कर ले, चाहे जितनी मर्जी ब्लॉकेज जो है वो बना ले, और सारी फिजाई और बहरी जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर ले, अब नाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो हासिल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ओमान भी जो है वो साथ है ईरान के, और ये ईरान और ओमान की दोनों की अपनी समुद्री हदूद हैं और इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें कोई ना अमेरिका जो है वो चेंज कर सकता है, ना दुनिया कोई चेंज कर सकती है कि अब नाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो किसके पास है और टेरिटरी किसकी है। अब देखें, अब इसी पे अब नाए हुर्मुज़ पे कभी ट्रम्प कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, कभी कहते हैं कि कंट्रोल हासिल कर लेंगे, कभी कहते हैं कि जो है वो इसकी ब्लॉकेज कर देंगे और बड़ा विद इन डेज जो है ये सारा मामला हल हो जाएगा। लेकिन काफी दिन हो गए, महीने हो गए उसामा, ये सूरत पहले दिन की तरह ही है। जैसे इजराइल का ये प्लान उसने दिया था कि हम 3-4 दिनों में जो है वो सारा कुछ हासिल कर लेंगे। अमेरिका जो है वो वहाँ पे जैसे प्रोटेस्ट हो रहे थे जंग से पहले, और एक फसाद बरपा था पूरे ईरान के अंदर, और जिस तरह उसे कंट्रोल किया गया और ये सारा नाकाम हुआ, तो प्लान तो यही था कि हम ये 3-4 दिनों में सारी रजीम चेंज हो जाएगी, लीडरशिप सारी शहीद हो जाएगी, और हम आएंगे, बमबारी करेंगे और जो है वो सारा कुछ हासिल कर लेंगे और सारा कुछ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जो रिस्क किया है, ईरान ने जो जवाब दिया है, वो उससे दुनिया भी हैरान है कि जिसे एक्सपोज होते हुए अमेरिका को सालों लगे अफगानिस्तान के अंदर, सालों लगे इराक के अंदर और बाकी जगहों पे जो है वो जो जहाँ उसने कार्रवाई की वहां से नाकामी के साथ जो है वापस लौटा। तो ईरान के अंदर जो है वो विद इन डेज एक्सपोज हो गया कि उसने जो प्लान किया था और जिस तरह जो है प्लान किया था कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सका। ईरान तो पहले ही कह रहा है कि हम जो है वो नहीं चाहते एटमी ताकत होना, हम नहीं चाहते हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए हम कर रहे हैं, हमें ताकत नहीं चाहिए। तो और उसे क्या चाहिए? अब देखें ना, अब नाए हुर्मुज़ जो है वो कितने दिन बंद रखेगी? अब बाब एल मंदीब की बात हो रही है, तो वो कितने दिन जो है वो दुनिया बर्दाश्त करेगी? पाकिस्तान है, मिडल ईस्ट है, यूरोप है आपका, और बाकी मुल्क हैं, तो दुनिया इसे बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेगी उसामा कि ये लिंगर ऑन हो, ये सारी सूरत हाल, ये जंग जो है वो तो तवाल इख्तियार करे और अपना हुर्मुज़ बंद रहे। पेट्रोलियम का बहरान आपके सामने है, पाकिस्तान भी इफेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान की कीमतें जो है वो फिर दोबारा से ऊपर जा रही हैं। तो मामला कहाँ रुकेगा? मामला जो है वो ज़ाहिर बात है, इतने अरबों डॉलर के फंड लगा के, इतने अरबों डॉलर का एम्युनिशन लगा के, जहाज तबाह करवा के अमेरिका ने और अपने कैरियर्स पे हमले करवा के जो बड़े महफूज समझे जाते थे, तो इसे कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करना है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अवाम के सामने, अपनी कांग्रेस के सामने जो है इतने अरबों डॉलर जो है इस जंग में झोंके जा रहे हैं। और सवाल वहीं का वही है कि ये जंग अमेरिका ने शुरू क्यों की, इसके अहदाफ क्या थे, इसके मकासद क्या थे, और क्या ये जंग जो है ये उसके अहदाफ अमेरिका ने हासिल कर लिए हैं? जो मकासद जो है वो सेट किए गए थे, जो मकासद रखे गए थे, क्या वो मकासद हासिल कर लिए? नहीं, जवाब नफी में है। और अमेरिका के अंदर ये बात जोर पकड़ रही है, और अमेरिकी लोग जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सारा रिपोर्ट कर रहा है कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अपने हुर्मुज़ की आपने बात की, अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करना बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि आप जो है वो उसका कंट्रोल हासिल करना है। और फिर अगर जजीरा खारगी की बात हो रही है, अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हम मान भी लें कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो करेंगे और फौजें उतारी जाएंगी, ब्रिगेड साहब बेहतर इसका जो है वो तजिया कर सकते हैं, और उन्हें बेहतर अंदाजा है कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करते भी हैं और फार जजीरा में फौजें उतारते भी हैं, तो कब तक सस्टेन करेंगे, कब तक वहां पे रखेंगे उन फौजों को? उसके आसपास का जो है माहौल होता है पूरा,
और पूरा उसको फौजों की जो सप्लाई लाइन है वो पहले देखी जाती है, कहाँ से सप्लाई आएगी, कहाँ से असला आएगा, कहाँ से खुराक आएगी, कहाँ सारा ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि वो उतारे फौजें वहाँ पे और उसको सस्टेन करें और उसकी सारी सप्लाई लाइन जो है वो बाहर रखे। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब देखें, अब यही एक इजराइल का प्लान था कि मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं वो आपस में लड़ें। अब जाहिर बात है ईरान जो है वो यहाँ से अमेरिका को तो हिट नहीं करेगा। अमेरिका के जो अड्डे हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट में, कुवैत में है, कतर में है, यूएई में है, बाकी जगहों पे अड्डे हैं, तो वो उनको निशाना बनाएगा और बना रहा है। जाहिर बात है अगर उस पर अटैक किया जाएगा तो उसने भी अपना जो है वो अपना बदला लेना है, अपने को बचाना है और सारी सूरत को कंट्रोल में रखना है। अब सूरत हाल ये बनने जा रही है कि अब प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट पे भी। बार बार वो कहते हैं कि हमने हदफ हासिल कर लिया, हमने उनकी बहरिया तबाह कर दी, हमने उनकी फिजाइया तबाह कर दी, हमने उनकी फौज तबाह कर दी। अगर सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं तो उनको जवाब कौन दे रहा है? अगर सारा ही ना उनके पास असला है, ना उनके पास बहरिया है, ना उनके पास कोई फौज है, ना उनके पास कोई फिजाइया है, तो जवाब कौन दे रहा है उन्हें? कहाँ से जो है वो हिट हो रहे हैं अमेरिकी अड्डे और कहाँ से वो हिट हो रहे हैं उनके कैरियर्स और कहाँ से हिट हो रही हैं बाकी चीज़ें? ये बड़ा अहम सवाल है। ये आज की बात नहीं है, ये कई दिहाइयों से जब से ये सैंक्शन लगी हैं ईरान इसी दिन की तैयारी कर रहा था कि ये वक्त आएगा। राइट सर। जो है वो आ जाए, कल आए, साल बाद आए, आना ही नहीं था, तो उसकी तैयारी थी, वो जवाब दे रहा है। अब इस सूरत से निकलना कैसे है ये अमेरिका ने सोचना है और दुनिया ने सोचना है कि किस तरह अमेरिका को समझाया जाए और किस तरह अमेरिका जो है वो इजराइल को जो है वो साथ रखे और उसको लेके चले। पॉसिबल नहीं है कि ये जंग जो है वो इतना देर चलेगी। बिल्कुल सही। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, एक करंट अगर सिचुएशन को देखते हुए एक एनालिसिस किया जाए, एक कंपैरिजन किया जाए दोनों मुल्कों की पार के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, तो किस तरह से देखते हैं सर? मैं पहली बात तो ये है कि ये भूल जाए कि अमेरिका के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। बस अमेरिका के अंदर जो लोग कह रहे हैं, अगर ट्रंप को उसकी परवाह होती तो ये दूसरा राउंड या तीसरा राउंड ना शुरू होता। सो ट्रंप इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल कि अमेरिका में लोग क्या कह रहे हैं, याद रखिएगा। सही। ट्रंप इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल कि नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं। हम बार बार इस चीज का रेफरेंस हमारे लोग देते हैं कि जी नवंबर में इलेक्शन होने रहा। भाई अगर नवंबर में इलेक्शन किसी परवाह होती तो वो इससे पहले जंग ना बंद कर। उसको नहीं पता कि अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी किस तरह डाउन हो रही है। अमेरिका क्या दुनिया गालियां दे रही है उसको। अगर यूके की पार्लियामेंट में ये कहा जाए कि हम यूके की गवर्नमेंट जो है, एक मेंबर खड़ा हो कहे कि यूके की गवर्नमेंट जो है एक गैंगस्टर से कॉपरेट कर रही है, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि ट्रंप से बड़ा गैंगस्टर भी कौन? तो ही इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल। मैंने आपसे अर्ज किया, ये जंग जो है ये बुनियादी तौर पे मजहबी जनूनियत पे लड़ी जा रही है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपने कोई चीज जो है वो एक्योर करनी है। इस मजहबी जनूनियत का जो मंबा है वो ये है कि आपने ईरान को तबाह बर्बाद करना। अब उस तबाह बर्बाद करने में ट्रंप तबाह हो या रिपब्लिकन तबाह हो, ट्रंप को और रिपब्लिकन को ये परवाह नहीं। अगर परवाह हो तो मार्को रूबियो के जो स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हैं, पहले वो कहता है कि कोई मुल्क टॉल नहीं लगा सकता, फिर वो कहता है कि अमेरिका टॉल लगाएगा, ट्रंप ये कहता है। तो आप इससे उनके करैक्टर का, उनके अल्फाज का, और करैक्टर वो होते हैं ना, अल्फाज में और किरदार में जो फर्क है, जो मक्कारी होती है, जिसको मुनाफिक आप कहते हैं, वो उठा के देख। सो अमेरिका इज नॉट बॉदर्ड के ये क्या दुनिया क्या कह रही। अगर अमेरिका या ट्रंप ये बॉदर्ड होता तो यूरोपियन यूनियन ने तो इसकी जंग को ज्वाइन नहीं किया था। अभी नेटो ने भी इंडिया दिया, इस नेटो का जो इजलास हुआ था उसमें भी थोड़ी सी उन्होंने मनूवरिंग की, जी हम भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि वेस्ट में भी और अमेरिका में भी इस बात की परवाह नहीं है कि जी अमेरिका बदनाम हो रहा है या अमेरिकी पॉलिसी बदनाम हो रही है या ट्रंप बदनाम हो रहा है या अमेरिका के अंदर प्रेशर। सो वो प्रेशर आप जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि एक बड़ा लॉजिक, अब एक बड़ी मैथमेटिकल बात यह है कि अगर उसको इसकी परवाह होती तो वो ये जंग का जो नया फेज है ना, इसको शुरू न करता, क्योंकि बहुत बल्ले बल्ले अमेरिका की भी हो गई थी। ये 14 पॉइंट का जो MOU साइन हुआ था, उसके बाद ईरान तो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री पे था ही, लेकिन अमेरिका के भी एक प्रेस्टिजियस हिसाब से कि चलो जी एक MOU हो गया, वो बहुत बेहतर हो गई। बट उससे निकल के अगर आप फिर खड्डे में छलांग लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपको कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं है। पावे आपकी लाट टूटे, पावे आपका टांट टूटे, पावे आपकी मुंह
आपका मुंह टूटे। अब दूसरी बात, जो कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है और हौतीस जो कर रहे हैं, नेचुरली हौतीस करेंगे। अगर ईरान ने कहा है कि बाबुल मंदब ब्लॉक करो, और बाबुल मंदब के अंदर नीचे से दुनिया की तमाम जो आपकी इंटरनेट केबल्स है वो अगर वो ब्लॉक करके उसको भी काट देंगे तो तमाम चीजें एकदम डाउन हो जाएंगी। और हौतियों ने इससे पहले नहीं इजराइल को कॉशन किया था कि तुम्हारे कोई जहाज यहाँ से नहीं गुजरेंगे, बल्कि हर वो जहाज जिसपे कोई इजरायली हमला होता था या कोई डेस्टिनेशन इजराइल से, वो उसके ऊपर। तो हौतीस जो हैं वो इजरायली रिलेटेड जहाजों पे फायर करेंगे या इजरायली रिलेटेड जहाजों को, जो एक प्रेशर होगा अमेरिका के ऊपर। क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक काउंटर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं अमेरिका पे। अगर अमेरिका, जॉर्डन पे पहले भी ईरान ने हमले किए, जो इस दफा थोड़ी नया हमला थोड़ी हुआ है। इससे पहले जॉर्डन में जो अपना वो लगा हुआ था, रडार लगा हुआ था 4.8 बिलियन का, जो जॉर्डन के अंदर लगा हुआ था, और एक जो था आपका लगा हुआ था अल हदीद एयरबेस, दोनों 8.5 बिलियन डॉलर के जो दोनों रडार हैं वो अमेरिका ने तबाह, ईरान ने तबाह कर दिए थे, एक एक मिसाइल मार के। अभी भी उन्होंने सुपर हॉक रडार जो है अमेरिका का, जो बड़ा एक एक्विजिशन, टारगेट एक्विजिशन, इंटेलिजेंस एक्विजिशन रडार है, उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, उसको उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए हैं। तो फिर कुवैत पे जो बमबारी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जंग जो ट्रंप जिस तरह कर रहा है और ईरान उसको जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी के हिसाब से, सेंटकॉम की पॉलिसी के हिसाब से, अमेरिका के ट्रंप की एक्सप्रेशन के हिसाब से इसके खत्म होने के चांसेस नजर नहीं आ रहे, और कोई इंटरनल प्रेशर जो है वो ट्रंप लेने को तैयार नहीं। ये लिख लीजिए, काफी समझते ना, इंटरनल प्रेशर से जंग खत्म होगी, ट्रंप इज नॉट रेडी टू टेक एनी इंटरनल प्रेशर। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर कौन रुकाएगा। यूएनओ जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको पता है, यूएनओ का कोई रोल नहीं है, यूएनओ की किसी एजेंसी का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान ने एक मिडवे जाके काम किया था, अभी भी पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, कतर की तरफ से, कि जी होशबंदी का मुजाहरा करो। लेकिन बात यह, अगर आप इसको बड़ा नजदीक जाके देखें तो इस वक्त जो मुज़ाकरात की जो विंडो है ना, वो बहुत नैरो हो गई है। आप 14 पॉइंट तो पहले एग्री कर गए, आप 16-17वां पॉइंट कौन सा लेके आएंगे, आप 18वां पॉइंट कौन सा लेके आएंगे, 19वां पॉइंट कौन सा लेके आएंगे? 14 पॉइंट तो ऑलरेडी मौजूद हैं, और वो 14 पॉइंट वो है जो अमेरिका का भी कंसर्न था, अमेरिका का कंसर्न था यूरेनियम एनरिच, वो ऑलरेडी मौजूद है। अमेरिका का कंसर्न था एटमी हथियार न बनाए, वो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया। अमेरिका का कंसर्न था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, वो ईरान ने खोल दी थी। अब अगर अमेरिका 2 नंबरी करे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़ गए, वो यमन के साथ से जहाज उड़ाए, तो ईरान ने तो फिर अटैक करना। सो इसका मतलब है कि ईरान की, अमेरिका की तरफ से और हमले होंगे, ईरान की तरफ से भी हमले होंगे। अब अमेरिका यूज करेगा एयर पावर और मिसाइल, उनसे मिसाइल मारेगा, ईरान यूज करेगा मिसाइल पावर। ईरान के पास मिसाइल्स का इतना स्ट्रेंथ है जो उन्होंने हौतीस को भी दे दिया है, और जो उनके पास भी मौजूद है, जिसको लेके आगे चलते रहेंगे। और वो ईरान ने कह दिया है अमेरिका कि हम उन जगहों पे हमला करेंगे जहां पर अमेरिकन एसेट्स मौजूद है। तो अगर अमेरिकन एसेट सऊदी अरब में है तो उधर भी हमला होगा, अगर जॉर्डन में उधर भी हमला होगा, अगर यूएई में उधर भी हमला होगा। क्योंकि आखिर कहाँ वो फिर हमला करेंगे, ईरान किधर हमला करेगा जाके अमेरिका के खिलाफ। सो इसमें जो चीजें हैं, सीरिया में पहले भी हमला हुआ था, वही टारगेट है जो पहले, कोई टारगेट नया नहीं डेवलप हुआ है, कोई नया टारगेट डेवलप नहीं हुआ है, वही टारगेट है जो पहले फेज में मौजूद थे, और वही मेथोडोलॉजी है जो पहले फेज में। अब कहां से लेके आएगा अमेरिका एक नया बम जो 30,000 पाउंड का हो या 40,000 पाउंड का हो, जो लाके मारे वो नंटास पे या फिरदौस पे जाऊं क्यों नहीं, वो तो बम नहीं है। 20,000 पाउंड का बम तो वो पहले मार चुका है, और उसकी जो पेनिट्रेशन है वो इतनी नहीं है कि जहां उनके सेंट्रीफ्यूज रखे हुए हैं या एनरिच्ड यूरेनियम रखा है वहां तक पहुंचे। जहां तक ट्रुप्स लैंड करने की बात है, तो मैं तो दुआ करता हूं कि वो ट्रुप्स लैंड कराए, फिर उनका जो कत्लगाह बनेगी और फिर उनका जो हल हशर होगा, वो आप वो दश्ते लूट में देख चुके हैं। जब अमेरिका अपनी एम्बेसी के लोगों को आज़ाद कराने के लिए आया था, उनके हेलीकॉप्टर उतार दे, जहाज उतार दे। अभी फिरदौस में उन्होंने जहाज, आपको याद है, अभी उन्होंने रिसेंटली जो यूरेनियम एनरिच को रिकवर करने के लिए उन्होंने अपने एक ट्रांसपोर्ट तैयारा भेजा C-130, फिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भेजते थे, अटैक हेलीकॉप्टर भेजते, उसका क्या रोलर कोस्टर बनाई है, वो क्या उन्होंने तला उसको ईरानियन ने। तो आई विश दे मेक देयर ट्रुप्स लैंड, तो उनको लग पता चल जाएगा कि जिस तरह वियतनामियों ने किया था ना, उससे बुरा असर होगा उन ट्रुप्स का जो वहां लैंड करेंगे या जो बूट्स ऑन ग्राउंड बनेंगे। बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये कि इस वक्त जो आपको चीज नजर आ रही है, उसमें कोई डी एस्केलेशन की लेटर आपको नजर नहीं आ रही।
सो वी विल सी। और जहां तक तेल की कीमतें वो तो बढ़ेंगी, और पाकिस्तान के हिसाब से दुनिया में तेल की कीमतें ना भी बढ़े तो पाकिस्तान में बढ़ती है। ऐसे ही तो है। वो तो आप रहने दें ना, हमारी गवर्नमेंट तो दुनिया से आगे दौड़ती है। बिल्कुल खित्ते के ऐसे। किसी ममालिक के में तेल की कीमत नहीं बढ़े, हमारे में बढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में नहीं बढ़ी। बात हमारे यहाँ इसलिए बढ़ी है कि जैसे हसन निसार साहब ने कहा, हमारे लिए इसलिए बढ़ी है, हसन निसार साहब ने एक प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तेल की कीमतें इसलिए बढ़ी है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो सबसे आगे होती है अपना तेल की कीमतें बढ़ाने में, इन्फ्लेशन करने में और चीजों की कीमतें बढ़ाने। तो वो भूल जाएं कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, दुनिया में बढ़े ना बढ़े। जो हुकूमत ये कर चुकी हो कि पुरानी कीमत पे जो पेट्रोल खरीदा हो उसको उस वक्त पहले दिन, जंग के दिन 400 रुपए पे पेट्रोल ले गए जो आपने खरीदा था $76 बैरल पे, तो उस हुकूमत से आप क्या तवक्को रखते? वो आपके फेवर में काम करेगी, आपके वेलफेयर में काम करेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरफान साहब बताइएगा कि खलीजी ममालिक जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट होने जा रही है, जिस तरह से ईरान की रडार पे हैं, क्या इससे जो है वो आपको नज़र आ रहा है इनका मुस्तकबिल, और किस तरह से मामला आगे चलेंगे? देखिए जी, अरबों की आप सारी तारीख का भी मुतालिया कर लेना तो हम देखते हैं कि ये जो जितने भी अरब नेशन हैं, मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो डी सॉवरन स्टेट्स हैं। वो कंप्लीट सॉवरन स्टेट्स नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट बट दे आर नॉट कंप्लीट सॉवरन स्टेट्स। आप देखते हैं कि जो भी उन्होंने बड़ा फैसला करना होता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके या बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने होते हैं, तो उन्होंने अपने पेटर्न से पूछना होता है। जो पहले फ्रांस और बरतानिया थे और 1970 के बाद फिर अमेरिका वहाँ पे आ गया, और तब से लेकर कभी कभी हम देखते हैं कि रूस और चाइना भी बीच में आ जाता है। अच्छा, अब जहाँ तक ईरान जो कुछ इस वक्त खित्ते के अंदर कर रहा है, वो बुनियादी तौर पर अरबों को सॉवरेनिटी की डेफिनेशन बता रहा है कि सॉवरेनिटी होती क्या है, एक सॉवरन स्टेट बिहेव कैसे करती है कि अगर उसकी टेरिटरी के ऊपर और अगर उनके वाटर्स के ऊपर 1 इंच भी जब आती है कोई दुश्मन की फौज तो वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, कौम पूरी पूरी खड़ी हो जाती है। और यही वो पैगाम है जो अरबों को देना चाहता है ईरान। लेकिन जो इस वक्त का सिचुएशन बन चुकी है, जो 2 कैंप्स का मैंने पहले भी बात की थी कि जो डेटरेंस कैंप है वहां पे और जो डिप्लोमेटिक जी सर कैंप है, इन दोनों के दरमियान एक तरफ आपको बहरीन, कुवैत और जो दीगर कंट्रीज है वहाँ पे वो नज़र आते हैं, जो कि यूएई जिसके अंदर शामिल है, कि जो अल्टीमेटली ईरान के खिलाफ एक यूनिफाइड कोलेक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं कि ईरान के ऊपर एक डेटरेंस रखी जाए और अमेरिका की अम्ब्रेला के नीचे रखी जाए। लेकिन दूसरा जिसके अंदर कतर आ जाता है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है और पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है, ये अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक वे से इस सिचुएशन को बेहतर किया जाए। और जब सदर पेज़ेशकियान पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो उन्होंने बहुत सारे अरब कंट्री जो थे उनको दोस्ती का पैगाम दिया था और कहा था कि मैं उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की का जिक्र था, ताकि अमेरिका के जाने के बाद, क्योंकि एक बात हमको समझना बड़ा ज़रूरी है उसामा यहाँ पे, वो ये है कि इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर ऑफ मिडल ईस्ट जो वेस्ट एशिया का है वो ईरान की फेवर में तब्दील हो चुका है। बेशक आप 2 महीने ये जंग को कंटिन्यू कर लें या 2 साल मजीद कंटिन्यू कर लें, द फंडामेंटल्स ऑफ द सिचुएशन वुड नॉट बी चेंज एट ऑल। ईरान की जो धाक इस खित्ते के अंदर बैठनी थी वो बैठ चुकी, और अरबों के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि अगर ईरान वो चाहता है, जैसे 2023 के अंदर चीन ने एक रिप्रोचमेंट करवाई थी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, और उसके बाद हम देखते हैं कि हौतियों के साथ भी सऊदी अरेबिया के बाकायदा मुज़ाकरात हुए थे और उनके दरमियान भी अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए थे। तो इस खित्ते के ममालिक को ये समझना है कि अमेरिका के ऊपर भी उसको दबाव में लेके आए कि भाई देखो तुम तो आके हमें नहीं बचा सके, अपनी बेसिस को नहीं बचा सके हो, तो अल्टीमेटली इस खित्ते के ममालिक को ये फैसला करने दें कि यहाँ का आने वाले वक्तों में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा क्या, जिसके अंदर पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। ये वो ममालिक हैं जो अल्टीमेटली जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका इन कंट्रीज़ के होते हुए उसको ये खतरा नहीं होना चाहिए कि ईरान है वो यहाँ पे आके अपनी हेजेमनी क्रिएट कर लेगा और दूसरे अरब कंट्रीज के ऊपर वो अटैक्स करना शुरू कर देगा। पूरी तारीख हमें ये बताती है कि ईरान ने किसी भी अरब नेशन के ऊपर अटैक नहीं किए हैं। 7 फ्रंट्स के ऊपर अगर जंग लड़ी गई है तो वो इजराइल की तरफ से लड़ी गई है, एंड इजराइल इज द अल्टीमेट विनर ऑफ दिस रीजन, इट इज नॉट द ईरान। तो जब अरबों को भी ये बात समझ आ जाएगी
और फिर अल्टीमेटली आपस में ये कंसेंसस करने के ऊपर राजी हो जाएंगे, रजामंद हो जाएंगे, तो फिर वहां से कुछ हमें अमन की जो शमा है वो रोशन होते हुए नजर आएगा। राइट सर। अच्छा, मुझे इसमें बलोच साहब ये बताइएगा कि इकोनॉमी को लेके पाकिस्तान कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी, कोई पॉजिटिव कुछ बना पाएगा या मजीद बदतरीन सूरत हाल होती चली जाएगी? ऑलरेडी जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है कि सबके सामने है। देखिए उसामा, हमारी जो स्ट्रेटजी है या हमारी जो चीजें हैं वो तो लिंक्ड हैं दुनिया के साथ ही। चाहे हम कीमतें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। नहीं, ब्रिगेडियर साहब ने अभी कहा है, हसन निसार साहब का उन्होंने बताया है हवाला देते हुए कि हमारी लिंक्ड नहीं है चीजें दुनिया के साथ, हम एक कदम आगे हैं। हसन निसार साहब बड़े 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 जर्नलिस्ट हैं, बड़े, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं तो जो है वो बात करता हूँ कि जो हमें कुछ चीज नजर आ रही है। अब देखिए ना, आपने बात की दुनिया के साथ, सारी बात है, हमने दुनिया के साथ चलना है। हमने पेट्रोलियम जो है वो तेल दुनिया से लेना है, कैसे लेना है, किस तरह लेना है, जारी बात है वो एक अलग कहानी है। और जब दुनिया बंद होगी, जब अपना हरमत बंद होगा, तो हमारे यहाँ तो कोई प्रोडक्शन नहीं है। और हमारा जो अक्सर जो तेल है वो 70% 80% जो है वो आता है बाहर से। वो ईरानी तेल जो है वो पहले आ रहा था 20% के करीब स्मगल होके, तो वो रुकी है इस जंग के बाद, वो भी जो है वो खत्म हो गया। तो हमने तो दुनिया के साथ चलना है उसामा। और दुनिया, अगर दुनिया में जंग है, अगर दुनिया में जो है वो अमन नहीं है, तो पाकिस्तान पे उसका असर जो है वो पड़ना ही पड़ना है। चाहे वो तेल हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, उसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। अब देखना ये है कि हमने इस खित्ते में जो जंग, इसीलिए पाकिस्तान सालिस है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि पहले भी कोशिश की, MOU करवाया, सीज फायर करवाया, मेजबानी यहाँ पे की, इस्लामाबाद में, स्विट्जरलैंड में जो है मेजबानी की। अब भी जो है वो रब्ते किए जा रहे हैं कि खुदारा जो है वो समझदारी का मुजाहरा किया जाए दोनों तरफ से, कि इस जंग के जो शुरुआत है, जो दोबारा शुरू हो चुकी है या दोबारा फैल रही है, उसको रोका जाए। अब देखिए ना, जैसे अभी बैलेंस ऑफ पावर की बात की डॉक्टर साहब ने कि जी वो दुनिया देख रही है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो ईरान की तरफ जा रही है, और बाकी जो मिडल ईस्ट, ये सोच जो है ना सर, ये ईरान के अंदर भी ये सोच पाई जा रही है कि हमने अगर जवाब दे लिया है, और दुनिया ने देखा कि किस तरह ईरान ने जवाब दिया है, और ईरान अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। तो अगर कोई खड़ा होता है दुनिया के सामने या किसी भी जंग में, तो उसके कुछ वजूहात होती हैं। उसामा डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई हाथ होते हैं, या कोई ना कोई लोग होते हैं जो उसे सहारा दे रहे होते हैं, या उसके साथ चल रहे होते हैं, या दुनिया को बता रहे होते हैं कि ना ऐसे ना करें। ये अकेले चीज नहीं हो सकती, और ना ही जो है वो अकेले जंगें लड़ी जा सकती हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे जो है वो सफारतकारी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, बेहतर सफारतकारी के जंग तो जो अमेरिका ने देख ली, ईरान ने देख ली, मिडल ईस्ट ने देख ली, पाकिस्तान ने देख ली, तो अब निकलना इस सूरत हाल से थ्रू डिप्लोमेसी है, बातचीत के जरिए निकलना है। चाहे ईरान जो है वो 2 कदम पीछे हटे, चाहे अमेरिका जो है वो 2 कदम पीछे हटे, दोनों अफ्रीकन को जो है वो बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा सब। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, आप देख रहे हैं कि क्या कोई तीसरी आलमी जंग, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, उसकी तरफ बातें जा रही हैं, और दूसरा पाकिस्तान जैसे पिछले राउंड के अंदर बड़ी खूबसूरती से मामलात में से जो है वो हैंडल किया गया ईरान सऊदीया की मौजूदगी के अंदर, इस बार भी पॉसिबल हो पाएगा? मैंने आपसे अर्ज किया कि तीसरी जंग तो खैर नहीं, आलमी जंग नहीं है, ठीक है सर, इसलिए कि तीसरी आलमी जंग में जो 2 बड़ी ताकतें वो बिल्कुल पीछे खड़ी हुई हैं। अगर वो कर भी रही हैं तो वो अनऑप्रेसिवली कोवर्ट तरीके से वो ईरान की मदद कर रही हैं। क्या वो चाइना हो गया, क्या वो रशिया हो गया, और चाइना ने भी अभी क्वेश्चन किया, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी बाब अल मंदब अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। तो तीसरी आलमी जंग तो मुझे रीजनलाइज वॉर भी मुझे बढ़ती हुई नजर नहीं आती, इसलिए कि इस वक्त तक जंग जो है वो रिलेटेड है यूएस बेसिस पे और ईरान पे। अभी इजराइल का, चूंकि इजराइल का मकसद अमेरिका पूरा कर रहा है, तो इजराइल भी अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है, सिर्फ लेबनान के। पाकिस्तान के पास मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मुज़ाकरात में, आपसे ये जानना, मतलब एक बंदा या इंसान ये जानना चाहेगा कि 14 पॉइंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब नई नेगोशिएशन में आप कौन सा पॉइंट लेके आएंगे? ये ले आएंगे जी, अमेरिका को कह देंगे जी आप अपने
बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें, खारिज में ना उतरें, ईरान को कहेंगे कि जी आप अपना फलाने जॉर्डन पे हमला ना करें या फलाने पे हमला ना करें, इसके अलावा और क्या नई रॉकेट साइंस आप इजाद कर सकते हैं? क्योंकि पहले तो आपने एक खुला मैदान था, खुला ग्राउंड था, उसके अंदर से आपने पॉइंट्स निकालने थे, दोनों मुल्कों की इन टेंडम लेके आना था, वो तो अब कर चुके हैं। अब तो यही कह सकते हैं कि भाई या जो जंग होशमंदी का मुजाहरा करो, जो पाकिस्तान का भी बयान भी आया है, होशमंदी का मुजाहरा करो, जंग को रोको, अकलमंद। लेकिन मैं सिर्फ आपसे याद कर रहा हूँ, क्या एक साइकोपैथ किस्म का जो लीडर है अमेरिका का, जिसका ना जो ट्रस्ट वर्दी भी नहीं है, जो करेक्टरलेस है, उस शख्स से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो? उन्हें 4 दफा पहले, 2 दफा पहले मुज़ाकरात की मेज पे हमला किया, अब ये तीसरी दफा खुद उसने सिग्नेचर किए, वो सिग्नेचर इसने इस तरह करके दिखाए दुनिया को कि देखो जी ये मायदा साइन कर दिया, ये मेरे दस्तखत है। उसके बाद भी फिर वो उससे फिर गया, तो आप उसके करैक्टर को क्या कहेंगे? तो ऐसे इंसान का आप एतबार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अमेरिका में प्रेसिडेंट्स रहे हैं, बड़े बड़े मतलब लोग ऐसे रहे हैं जो अपने दस्तखत के ऊपर कम से कम जो है वो कमिट रहते थे। ये तो ऐसा साइकोपैथ है जिसको अपने दस्तखतों की परवाह नहीं है, जिसको अपनी जबान की परवाह नहीं है, जिसको पता नहीं जबान का अपना इसको बीमारी लगी हुई है। बिल्कुल सही। इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस वार ट्रूस के लिए पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, बट आई पर्सनली फील देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड देयर नो न्यू पॉइंट व्हिच कैन बी एडेड टू द होल अफेयर। इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि आप दोनों को किस तरह जंगबंदी से रोकें। ईरान कहता है कि पाकिस्तान को कहेगा आपने हमें अश्योर कराया था कि जी अमेरिका ने ये कहा था, तो पाकिस्तान उसका क्या जवाब देगा? पाकिस्तान मेडिएटर है, कोई इम्प्लीमेंटर तो है नहीं, ना कतर इम्प्लीमेंटर है। सो इसलिए मुश्किल हालात हैं, और उन मुश्किल हालात के अंदर आप साहिब ज़ाहिर है इस किस्म की डिप्लोमेसी जो होती है उनमें बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं। पाकिस्तान कोशिश तो करेगा, बट वी कैन होप एंड प्रे ऑन। राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बेटे साहब आपका, फानी साहब आपका शुक्रिया, बलोच साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।